गुड मॉर्निंग एवरी गाइस। आज शुरुआत करने जा रहे हैं क्रांति की शुरुआत, चैप्टर 2। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि इन कारणों से लुई 16वीं ने कर बढ़ा दिए थे मतलब क्या? टैक्स बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। प्राचीन काल में जो सम्राट इसके पहले था वो अपने मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, अर्थात टैक्स नहीं लगा सकता। तो किसके मर्जी से? इसके लिए उसे स्टेट जनरल की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। मतलब स्टेट जनरल गवर्नर उस स्टेट का जो रहता था उसको बुला करके सलाह करते थे, तब उसके बाद कोई टैक्स लगाया जाता था। क्लियर? नेक्स्ट है, स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। जनरल क्या था? एक स्टेट था और स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी, एक ब्रांच था, राजनीतिक पॉलिटिकल ब्रांचेस था, जिसमें अलग अलग प्रतिनिधि भेजे जाते थे। लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुईस 16वीं ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। अब 5 मई 17 नए अनुमोदन के लिए बैठक बुलाई गई। प्रतिनिधियों को मेज़बानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों, कारीगरों एवं सभा में प्रवेश वर्जित था। अच्छा, इसमें 300 प्रतिनिधि थे, कुल मिला के 600 प्रतिनिधि स्टेट प्रतिनिधि कर रहे थे, और इसमें किसानों, औरतों, कारीगरों का जाना वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वीं इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, मतलब फिर से चुनाव होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। एक मत मतलब एक समानतावाद का अधिकार। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। जब एक प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो तीसरा जो जनरल स्टेट का प्रतिनिधि था वह इसका विरोध किया और वह बाहर चला गया। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने आपको नेशनल असेंबली घोषित किया, शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। मतलब जब तक एक समूह नहीं बनेगा तब तक ये बैठक बंद नहीं होगी। उसका नेतृत्व मिराबियो आवे ने किया। मिराबियो आवे का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की ज़रूरत से सहमत था। मतलब करप्शन को वो खत्म करना चाहता था, भले ही गरीब परिवार में था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आवे सिर मूलत पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या लिखा शीर्षक के एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखी। एक पैम्पलेट में लिखा क्या? जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा
फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी थी और पावरोटी कीमतें असमान छू रही थी। जब अकाल पड़ गया था उस समय एक पत्र उसके बारे में लिखा था, उस दशा के बारे में। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी जुटे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान का धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्ताबूत कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव में अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लैठे तो लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेचैलों ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए और बहुत से पड़ोसी देश में जाकर शरण ली। इतना मतलब तबाह किए कि अंत में लोगों को भागना पड़ा। अपनी विद्रोह प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वीं अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। वो जान गया कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता अब से संविधान पर अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था को उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने की विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च स्वामित्व वाली भूमि जब्त 20 अरब लेरवे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। जब सब जब्त कर लिया गया था कुल कितना संपत्ति टोटल आया? 20 अरब। नेक्स्ट हेडिंग है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब देखिए फ्रांस राजतंत्र कैसे बना। नेशनल असेंबली सन 1791 में संविधान का प्रारूप कर लिया। उसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थानों, विधायी कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र में 7 दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायपालिका 3 प्रकार की न्याय संगत पालिका होती है, जिसमें सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक होते हैं। तो सक्रिय वो होते हैं जो कार्यगर होते हैं, काम करते हैं, और निष्क्रिय होते हैं जो काम नहीं करते हैं। सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। मतलब 1791 में क्या हुआ, जो संविधान, जो नियम कानून बना वो नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया, मतलब उस देश के लोगों को सौंप दिया गया। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक, जिन्हें मत देने का अधिकार था, दर्जा दिया गया, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों, महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने में असेंबली का सदस्य होने के लोगों का करदाताओं से उच्चतम श्रेणी होना जरूरी था। संविधान पुरुष नागरिक एन घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अविभक्त स्वतंत्रता के अधिकार, कानूनी बराबरी को नैसर्गिक अधिकार स्थापित, अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे। इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वो प्रत्येक नागरिकों नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करें, मतलब सभी लोग मिलकर अपने अपने अधिकारों की रक्षा करें। राजनीतिक प्रतीकों के मायने। 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों, प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। जो बार्बिए ने अपनी पेंटिंग अधिकारों घोषणा पत्र के लोगों में पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आइए इन प्रतीकों को समझाने की कोशिश करें। मतलब 18वीं शताब्दी के जो लोग थे, स्त्री पुरुष, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था। टूटी हुई जंजीर, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक था।
छड़ों का बर्छीदार गट्ठर अकेले ही छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता था, पर पूरे गट्ठर को एक साथ नहीं तोड़ा जा सकता था। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखरती आँख, सवर्दी आँख ज्ञान प्रतीक, सूर्य की किरणों का ज्ञान रूपी अंधेरों को मिटा देगी। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक, ये सब सिंबल था उस समय का। अपनी पूछ मुंह में लिए सांप स्नातक प्रतीक, अंगूठी कोई और छोर नहीं था। ये हुआ दूसरा चैप्टर्स। अब इसमें जिस बच्चों को समझ में नहीं आया हो, जो इस पे अपने से क्वेश्चन बनाएं और पूछें, उनके क्वेश्चन का आंसर हम देते रहेंगे।